अभी तक हम लोगों ने बस यही देखा है कि हम लोग कोई भी फ्लास्क कोड कैसे रन कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जस्ट फ्लास्क को इंपोर्ट किया है, फ्लास्क को एक वेरिएबल में स्टोर किया है और एक राउट बनाया। राउट नथिंग बट द एपीआई। अगर हम लोगों ने वो एपीआई बनाया, ये लिखा है कि जब भी ये एपीआई कॉल होगा तो जस्ट ये वाला लाइन प्रिंट होगा। हम लोग इस पे चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे लिख दूं, सिर्फ कोड सेव करूँ, रन करता हूँ, कोड इज रन, एंड मैं इसको इसी टैब में अगर ओपन करूँ, रिफ्रेश करूँ, देखो कोड हो, राइट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे हमने उस चीज को एज अ कोड किया है। अगर मैं एपीआई का नाम चेंज, यहाँ पे देखो, गौर करना इस चीज में, मैं बस इसको लिख रहा हूँ स्लैश एपीआई, पूरा एपीआई का नाम ही चेंज कर, राइट। अब अगर मैं इसको हिट करूँ, ये दे रहा है क्या? नॉट फाउंड, the requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually, please check your spelling and try again. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो एपीआई लिखा है, जो एपीआई का नाम दिया है, वो नाम मिसमैच हो रहा है। जो सर्वर के पास है और हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों मैच नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को अब इस, अगर हम इस चीज को मैच करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एपीआई एंड एंटर, राइट। तो ये होता है जब भी हम एपीआई का नेम मिसमैच लिखते हैं। पिछला दिन मैंने बोला था कि दैट इज स्टूडेंट का डेटा, ये है एपीआई का नेम। अगर ये मिसमैच हो गया तो सर्वर हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, क्योंकि जो फ्रंट एंड है, वो फ्रंट एंड जो एपीआई को हिट करेगा, उस एपीआई का नाम है स्टूडेंट का डेटा दो, राइट। अब स्टूडेंट का डेटा दो कहाँ पे जाएगा? स्टूडेंट का डेटा दो जाएगा बैकएंड में। बैकएंड पहले अपने पास, बैकएंड के पास एक खुद का टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई टेबल। वो हम लोग को मैनुअली दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनली वो काम होता है। जब भी हम लोग कोई एपीआई बनाते हैं, तो बैकएंड क्या करता है, वो अपने अंदर उसको एज अ टेबल फॉर्मेट स्टोर कर लेता है। उस टेबल फॉर्मेट के अंदर एपीआई का नाम और एपीआई का काम ये लिखा हुआ। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी और का मान लो यहाँ पे बैकएंड के पास जो नाम स्टोर है, वो नाम है स्टूडेंट का डेटा दो, लेकिन हम लोग सिर्फ हिट कर रहे हैं स्टूडेंट का डेटा। तो फ्रंट एंड से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज स्टूडेंट का डेटा, लेकिन बैकएंड के पास है स्टूडेंट का डेटा दो। तो दोनों मिसमैच हो रहा है ना। तो इस, ये अगर मिसमैच हुआ तो हम लोगों को ये जो अभी दिखा हम लोगों को नॉट फाउंड वाला, वो वाला एरर मिल सकता है, लाइक दैट। ठीक है। अब एक और चीज देखो, जब भी हम लोग कोई एपीआई हिट कर रहे हैं, हम लोगों के टर्मिनल में उस एपीआई का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। देखो, दो टाइप का कोड अभी फिलहाल के लिए दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं, 404 दिख रहा है और यहाँ पे देखो दिख रहा है 200। अब ये 404 क्या है, 200 क्या है, इस पे हम आए। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अब ये समझना होगा कि हम लोग फ्लास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए, राइट। वो तो हम डेटा बेस से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, डेटाबेस से भी इन द सेंस अगर हम लोग फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाई देता हूँ। तो पहले मैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। सो फिलहाल के लिए मान लो ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स टेबल है, राइट। अब वहां से मैं अगर ये वाला कमांड रन करूँ तो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। और अगर नॉर्मली मैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट करूँ, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा आएगा वो हम लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है, राइट। तो हम लोगों को डेटाबेस से भी डायरेक्टली डेटा निकाल सकते हैं। तो फ्लास्क का जरूरत क्यों पड़ी है? अभी मैंने आप लोगों को बस यही बोला है कि हम लोगों को जो भी डेटा चाहिए, जो भी रेस्पॉन्स चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिखा है, राइट। तो एसक्यूएल कमांड क्या कर रहा है? एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि मुझे ये डेटा चाहिए। डेटाबेस उस चीज को प्रोसेस कर रहा है और हम लोगों को बदले में रेस्पॉन्स दे रहा है, जो रेस्पॉन्स हमें एक टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है, लाइक दैट, दैट वन। और ये जो कमांड हम लोगों ने लिखा है, ये है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहे हैं हम लोग? डेटाबेस में, राइट। वो हमको एक टेबल फॉर्मेट में डेटा का रेस्पॉन्स दे।
राइट। तो क्या जरूरत है फ्लास्क? हम लोग डेटाबेस से भी तो रिक्वेस्ट करके डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी तो वही कर रहा है। फ्रंट एंड भी तो डेटाबेस को ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे डेटा दो। तो फ्लास्क का जरूरत क्यों, या फिर बैक एंड का जरूरत क्यों? द मेन रीजन इज, इन द फ्रंट एंड वी आर यूजिंग ओनली द जेसन फाइल। अब जेसन फाइल क्या? सो ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये हम लोग डेटाबेस में एज अ टेबलर टेबल फॉर्मेट पे देखते हैं, ठीक है। अगर इसी सेम चीज को हम लोग फ्रंट एंड में देखना चाहे तो फ्रंट एंड में कैसे दिखता है वो दिखता है जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट कैसा दिखता है? जेसन फॉर्मेट में दिखता है ऐसा। इसको की वैल्यू पेयर सेम ही होता है। लेफ्ट साइड में जो है डबल कोट के अंदर उसको बोलते हैं की, और कोलन के बाद जो है उसको बोलते हैं वैल्यू। तो आईडी का वैल्यू 1, नेम का वैल्यू कोड मैकेनिकल, जस्ट लाइक हम लोगों का डेटाबेस में जैसा है, राइट। तो एक रो के लिए ये मान लो एक फर्स्ट जेसन, ठीक है। और अगर हम लोगों को वो दूसरा वाला भी चाहिए, दूसरा वाला भी चाहिए, दूसरा वाला भी एक रो है, तो क्या कैसे दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, लाइक दैट। हम इसी बस इसी को जस्ट कॉपी करके अभी फिलहाल के लिए तो पेस्ट कर रहे हैं, समझने के लिए जस्ट, ठीक है। इस आईडी को बस दो कर दे। हम लोगों के पास दो डेटा था, तो दो डेटा अगर होगा तो वो सपोज फ्रंट एंड में ऐसे आएगा, राइट। तो हम लोगों को वहां पे टेबल फॉर्मेट में दिख रहा था, फ्रंट एंड उसको एक्सेप्ट करता है एज अ जेसन फॉर्मेट। तो यही टेबल फॉर्मेट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए और फ्रंट एंड तक बहुत ही स्मूथली पहुंचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक एंड। द कंसेप्ट इज क्लियर। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर कि फ्लास्क का इस्तेमाल हम लोग को क्यों करना। हम लोग तो एसक्यूएल से भी कर सकते हैं, क्यों फ्लास्क ही करें। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लास्क से ही होगा, और भी बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि पाइथन में अगर पकड़े तो फास्ट एपीआई हो गया, जेंगो हो गया, ये सब टेक्नोलॉजीज है। या फिर अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज में पकड़ ले तो हम जावास्क्रिप्ट से भी एपीआई बना सकते हैं यूजिंग नोड जेएस, राइट। टाइपस्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं अगर जावा पकड़ ले सर, तो स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सब तो है ही, राइट। सेम ही काम है, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी काम सेम ही, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और बात बता दो, हम लोगों ने यहाँ पे मान लो आईडी लिया है, नेम लिया है, एज लिया है, ईमेल लिया है, पासवर्ड, राइट। जब हम मतलब एपीआई को हिट करके, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली कमांड, एसक्यूएल कमांड लिख के ये डेटा को स्टोर किया है, राइट। टेबल्स को बनाया है। जब हम एपीआई को लिख के करेंगे तब भी सेम ही काम होगा, सेम ही काम होगा इन द सेंस, फिलहाल मैं अगर पकड़ लूं कि मेरे पास 5 रो है, मेरे पास 5 रो है टोटल, तो जब भी मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें पांच, 5 रो बोल रहा हूँ सभी, 5 कलम, राइट। जब भी मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो हमें 5 कलम्स का ही वैल्यू देना, आईडी का वैल्यू भी देना होगा, नेम का वैल्यू भी देना होगा, एज का वैल्यू भी देना होगा, ईमेल का वैल्यू भी देना होगा, पासवर्ड का वैल्यू भी देना होगा। हम किसी एक भी वैल्यू को मिस नहीं कर सकते। हाँ, मिस कर सकते हैं अगर हमने उस कॉलम को नल बनाया हो, तो कि नल भी वो एक्सेप्ट कर सकते। जब हम टेबल टेबल बनाते हैं डेटाबेस में तब हम लोग देखते हैं ना नल, वो अगर हमने किया है तो हम नल दे सकते, अदरवाइज हम लोगों को वो डेटा फिल करना ही होगा। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले बनाया जाता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बनाया जाता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को ऐसा बोला जाए कि तुम एक सिर्फ स्टूडेंट मैनेजमेंट का बनाओ प्रोजेक्ट, राइट। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, हम लोग कोई स्कूल पकड़ लो, ठीक है। सबसे पहले जो नया स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उसको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, राइट। तो डेटाबेस में स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए कुछ मतलब रिक्वायरमेंट फील्ड होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह, राइट। और वो स्टूडेंट कौन से क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए एक अलग से टेबल होगा, ठीक है। वो स्टूडेंट का मतलब
कौन से टाइम में कौन सा क्लास है, वो सब के लिए भी अलग से टेबल्स बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में काम क्या क्या है। सबसे पहले काम होगा स्टूडेंट क्रिएट करेगा, राइट। इसी के साथ साथ हम स्टूडेंट का पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का सब डिटेल्स देख सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, एज क्या है, वगैरह वगैरह। और पर जितना भी स्टूडेंट्स है सबका डेटा देख सकते हैं, ठीक है। उनको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम लोगों का काम, हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। उस काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को डेटाबेस सेट करना होगा कि डेटाबेस का कॉलम क्या होगा, कॉलम नेम क्या होगा, कौन सा चीज प्राइमरी की होगा, कौन सा चीज फॉरेन की होगा। तो ये पूरा ही डेटाबेस का पार्ट है, जो डेटाबेस हम लोगों ने नॉर्मली किया है एसक्यूएल सीखने के टाइम। सेम चीज है। हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि टेबल क्या होगा, टेबल का नाम क्या होगा, क्या क्या कॉलम्स रखेंगे, उन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज क्या क्या होगा, ये सब हम लोगों को एक डिजाइन बनाना होगा। आप चाहे नोटपैड का यूज कर सकते हो, पेपर पेन का भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद उसी टेबल को हम लोगों ने तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिख के बनाया, लेकिन उसी टेबल को हम लोग बनाएंगे यूजिंग फिल्स। सेम ही काम, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का और डेटा इंसर्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके वो दिखा देता हूँ। 3 ये मैं इंसर्ट के, अब हम देखेंगे कि क्वेरी क्या है। मैं ये शॉर्टकट के लिए करता हूँ, बट प्लीज ऐसे इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, डेटा इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेरी क्या है। ये क्वेरी, तो क्या हो रहा है, हम लोगों को आईडी भी देना हो रहा है, नेम भी देना हो रहा है, एज ईमेल पासवर्ड भी देना हो रहा है, उसके रेस्पेक्टेड वैल्यूज भी देना, राइट। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान पे रखना होगा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए जितना भी वैल्यू चाहिए हम सब दे रहे हैं, जब हम एपीआई बनाएंगे तब भी जितना भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिया है वहां पे भी दे। तो ये सब मैपिंग कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए, बस ये कंसेप्ट पकड़िए कि आपका डेटाबेस जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका एपीआई बने, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करना होगा उसको आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस का डिजाइन बनाएं, फिर ही बैकएंड बनाना स्टार्ट कीजिए। ये मेरा सजेशन होगा, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, राइट। अब हम आते हैं इस चीज पे जो हम बोले थे कि थोड़ा देर बात करेंगे, ये चीज, ये 400 200, ये सब क्या है, ठीक। तो एपीआईज का एपीआईज का टोटल 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप का बनता है ये, ठीक है। सबसे पहला है गेट। गेट मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड भी लिख रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू। तो बेसिकली गेट कमांड क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस से कुछ फेच करते हैं, जैसे कि सो ऑल टेबल, टेबल का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी जिसका वन है उसका डेटा दिखा, तो इस सब चीजों के लिए हम लोग गेट टाइप का एपीआई बनाते हैं। ये सब मेथड्स लिख के रखिएगा, ये सब मेथड्स, राइट। उसके बाद है पोस्ट। पोस्ट किस लिए यूज होता है, जब भी हम डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना चाहे या फिर कुछ क्रिएट करना चाहे तो हम यूज करेंगे पोस्ट, ठीक है। अब होता है अपडेट। अपडेट के लिए दो टाइप का मेथड है, एक है पुट, एक है पैच। मैं बोलूंगा हमेशा पैच यूज करके करें, क्योंकि पैच इज अ बेटर ऑप्शन फॉर अपडेटिंग एनीथिंग। बिकॉज पैच में हम कोई स्पेसिफिक चीज भी मतलब अपडेट कर सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर जितना भी फील्ड है सबको हम एक साथ भी कर सकते हैं, पुट में भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो बैच इज द बेस्ट एंड गुड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्यों यूज होता है बोलने का जरूरत पड़ेगा नहीं, डिलीट कर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आते हैं स्टेटस कोड। ये है सबसे जरूरी चीज किसी एपीआई का, स्टेटस कोड। अब ये क्या चीज है भाई, देखो, जब भी हम कोई एपीआई को हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक गलत कमांड हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं गलत कमांड हिट करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार
फॉर्म ऑब्वियसली पूरा गलत लिखना। इसको अगर मैं हिट करूं, देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, एरर दिखा रहा है। ये ये टर्मिनल को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर एरर, राइट। तो हम लोगों को भी तो ये पता करना होगा ना कि एपीआई कब सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, कब एरर आ रहा है, किसका क्या मतलब है, राइट। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेटस कोड, राइट। तो बहुत सारे स्टेटस कोड है, लेकिन एपीआई के लिए उन सभी स्टेटस कोड को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बस ये स्टेटस कोड का याद रख के ही हम पूरा बैकएंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 200 या फिर 201। दोनों स्टेटस कोड का मतलब है आपका एपीआई सक्सेसफुली रन हुआ। जैसे हम लोग एसक्यूएल में कमांड लिखते हैं, अगर कमांड लिखे तो ये ग्रीन ग्रीन नहीं आता है, ये ग्रीन ग्रीन टिक मार्क, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जो कमांड लिखा है वो सक्सेसफुली रन। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं 200 या 201। इसके बाद है 404, मतलब कि नेम एंड राउट मिसमैच ऑफ द एपीआई। कुछ देर पहले हम लोगों ने किया है कि हम लोग नाम मिसमैच कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखें, ये देखो नाम मिसमैच कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे स्लैश एपीआई करके नाम था। अगर हम नाम दे दे स्लैश एपीआई तो परफेक्टली, ये जो नाम का मिसमैच हो रहा है, ठीक है, इस नाम का मिसमैच को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 404 स्टेटस, ठीक है। अब है 405। 405 क्या है? 405 है मेथड मिसमैच। अब ये मेथड मिसमैच क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने एक एपीआई बनाया है, उस एपीआई का काम है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट हो, लेकिन आप लोगों ने वहां पे मेथड दे दिया है गेट। तो ये क्या करेक्ट फॉर्म हो? नहीं हुआ, क्योंकि गेट किस लिए यूज होता है? कुछ गेट करने के लिए, कुछ फेच करने के लिए, राइट। तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं मेथड मिसमैच, जो कि स्टेटस कोड से डिफाइन होता है 405, राइट। अब है 500, जो एरर को बोला जाता है इंटरनल सर्वर एरर और कोड एरर। इसका मतलब आपने जो कोड लिखा, जो एपीआई का काम में या फिर कहीं पे भी कोड लिखा है एपीआई के रिलेटेड, वो पूरा ही गलत है, या फिर उसका एक ऐसा पार्ट गलत है जिससे कि वो पूरा एपीआई गलत है। उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग बनाते हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर। गॉट इट?